नमस्कार। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ये एक याद है। हाँ, ये एक याद है। एक ऐसी याद जो कृष्णा नाम के एक इंसान के जहन में मतलब आज भी हर रात दोहराई जाती है। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से। ये लोग गुजरात के गिर राष्ट्रीय वन में कैंपिंग करने गए थे, एक रोमांच की तलाश में। लेकिन वो जंगल, वो उनके लिए एक ऐसा कब्रिस्तान बन गया जहां से सिर्फ एक ही जिंदा लौट पाया। तो चलिए उस रात वो कृष्णा की आंखों से देखते हैं। ग्रुप में 5 लोग थे। एक तो कृष्णा जो हमें ये कहानी सुना रहा है, फिर ऋतिक जो उनमें सबसे आप कह सकती हैं दिलेर था, द ब्रेव वन। हाँ, और उनके 3 और दोस्त शांतनु, ऋषिकेश और रोहित। प्लान बहुत सीधा था। गिर के घने जंगल में 2 रातें गुजारनी है। सिंपल प्लान। पहली रात सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मतलब जानवरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन सब कुछ दूर लग रहा था। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, इतनी शांति कि शांतनु ने कहा भी। क्या कहा उसने? उसने कहा, यार जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है, अजीब लग रहा है। उस वक्त तो सबने मजाक में टाल दिया, पर ये जो अजीब सी शांति होती है ना, ये अक्सर किसी बुरी चीज का संकेत होता है ना। बिल्कुल। हमारा दिमाग ना एक पैटर्न पहचानने वाली मशीन है। तो जब जंगल जैसी जगह जो तरह तरह की आवाजों से भरी होनी चाहिए अचानक खामोश हो जाती है, तो ये पैटर्न टूट जाता है। अच्छा। हमारा जो आदिम मस्तिष्क है, जो हजारों सालों से खतरों को भांप के आया है, वो इसे एक चेतावनी की तरह देखता है। इसका मतलब होता है कि कोई बड़ा शिकारी आसपास है, जिसके डर से बाकी सब जानवर चुप हो गए। ओके। कहानीकार और फिल्म बनाने वाले हमारे इसी आदिम डर का फायदा उठाते हैं। वो शांति असल में शांति नहीं, बल्कि हवा में तैरता हुआ तनाव है। और वो तनाव अगली रात हकीकत में बदल गया। यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। कृष्णा के बताए वक्त के हिसाब से रात के 8:40 बजे थे। सब आग जलाकर बैठे थे, तभी उन्हें पहली अजीब आवाज सुनाई दी। कैसी आवाज? एक घिसटने की आवाज, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर घिसटती हुई चल रही हो। रोहित ने अंदाजा लगाया कि शायद कोई तेंदुआ होगा। और यहीं से डर का खेल शुरू होता है। आवाज सुनाई दे रही है पर दिख कुछ नहीं रहा। ये जो अनिश्चितता है ना, यही डर की पहली खुराक होती है। ठीक आधे घंटे बाद 9:15 पर उन्हें पहली झलक मिली। आग की रोशनी जहां खत्म हो रही थी, ठीक वहीं अंधेरे में कोई चीज 4 पैरों पर चल रही थी। कृष्णा बताता है कि उसका आकार बहुत अजीब था। अजीब मतलब? उसके हाथ पैर बहुत लंबे, पतले और हड्डी जैसे लग रहे थे। पर जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो थी उसकी आंखें। आंखें? कहानी में लिखा है 2 बिल्कुल सफेद, बेजान आंखें जो बिना पलक झपकाए लगातार उन्हें घूर रही थीं। और जैसे ही शांतनु ने उस पर टॉर्च डाली, वो पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गई। सोचकर ही अजीब लगता है। वो हड्डी जैसे हाथों वाला और वो आंखें बिना पलक झपकाए बस घूर रही थीं। सोचकर ही सिहरन होती है। ये डर पैदा करने का एक क्लासिक तरीका है, पता है? उस चीज को पूरी तरह से ना दिखाना ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि जब हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखती तो हमारा दिमाग खाली जगहों को अपनी कल्पना से भरता है। हमारी कल्पना तो ज्यादा भयानक होती है। हाँ, और हमारी कल्पना अक्सर असलियत से कहीं ज्यादा भयानक चीजें बना सकती है। और वो बिना पलक झपकाए घूरना, ये हमारे दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जानवर भी पलके झपकाते हैं। ये छोटी सी डिटेल ही हमें तुरंत बता देती है कि ये कोई मामूली जानवर नहीं है, ये कुछ और है। और यहाँ से हालात बहुत बहुत तेजी से बिगड़ने लगते हैं। रात के 11:02 पर ऋतिक, जो ग्रुप का सबसे हिम्मती लड़का था, वो बोला कि मैं देख कर आता हूँ, और टेंट से बाहर निकल गया। अकेले? हाँ। उसके बाहर जाते ही कृष्णा के मुताबिक जंगल अचानक पूरी तरह चुप हो गया, एकदम मौत जैसा सन्नाटा। और कुछ ही सेकंड बाद एक ऐसी चीख गूंजी जो किसी इंसान की लगी नहीं रही थी। ओह! जब बाकी दोस्त टॉर्च लेकर भागे तो उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। ऋतिक जमीन पर पड़ा था और उसकी छाती फटी हुई थी। बाप रे! कृष्णा के शब्द हैं, जैसे किसी ने पंजा घुसाकर अंदर से कुछ निकाल दिया हो। और वो जीव ऋतिक के ऊपर बैठा था। अब उन्होंने उसे पहली बार थोड़ा साफ देखा। कैसा था वो? टूटे हुए चाकुओं की तरह टेढ़े मेढ़े थे। और सबसे डरावनी बात, उसने सबको देखा बिना पलक झपकाए, बिल्कुल इंसानों की तरह घूरना। हाँ, यही सबसे ज्यादा डरावनी बात लगती है ना? यहाँ पर हम
अनकैनी वैली के असर को देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि जब कोई चीज इंसानों जैसी दिखे पर पूरी तरह से इंसान ना हो, जैसे वो बिना पलक झपकाए घूरना, तो हमारा दिमाग उसे एक खतरे के तौर पर देखता है। अच्छा। वो चीज हमें जानी पहचानी भी लगती है और एकदम अनजान भी, और यही विरोधाभास उसे बेहद डरावना बना देता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जीव पूरी तरह से एक जानवर जैसा दिखता तो शायद वो कम डरावना होता? संभावना तो यही है। एक शेर से डर लगता है पर हम उसे समझते हैं। वो अपनी भूख के लिए हमला करता है, उसका व्यवहार प्रिडिक्टेबल है। लेकिन जब कोई चीज इन श्रेणियों के बीच में हो, जिसकी हरकतें समझ ना आए, जिसमें एक अजीब सी चेतना दिखे, हाँ, जिसमें एक अजीब सी बुद्धि या चेतना दिखे, तो वो डर एक अलग ही स्तर पर चला जाता है। अब वो सिर्फ एक जानवर का हमला नहीं है, वो किसी शैतानी चीज का सामना करने जैसा है। और कृष्णा अपनी कहानी में लिखता भी है कि ऋतिक की लाश को देखने के बाद ही उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि वे किसी जानवर से नहीं बल्कि किसी शैतानी चीज से लड़ रहे थे। बिल्कुल। उस एक पल में उसका रोमांच का सारा नशा उतर गया और उसकी जगह एक गहरे बर्फीले डर ने ले ली। इसके बाद वो सब अपनी जान बचाने के लिए भागे और पास के एक पुराने लकड़ी के चेकपोस्ट में छिप गए। रात के 12:30 बज रहे थे। ठीक है, तो वो एक बिल्डिंग में पहुंच गए। हाँ, पर शांतनु बुरी तरह डरा हुआ था। वो चिल्ला रहा था, वो हमारे पीछे है, वो हमें देख रहा है। तभी उन्हें छत पर की आवाज सुनाई दी। छत पर? वो जीव छत पर था और अगले ही पल वो लकड़ी की छत तोड़कर अंदर घुस गया। ओह। सब फिर भागे, लेकिन शांतनु पीछे रह गया। कृष्णा ने सिर्फ 3 सेकंड के लिए पीछे मुड़कर देखा। उस जीव ने शांतनु को गले से पकड़ा हुआ था और उसे ऐसे हिला रहा था जैसे कोई गीला कपड़ा फाड़ रहा हो। 3 सेकंड में? हाँ, एक ही झटके में उसने शांतनु को लगभग आधा चीर दिया था। ये सुनने में ही इतना भयानक है। सिर्फ 3 सेकंड में एक इंसान को इस तरह मार देना ये साफ कर देता है कि वो किसी आम ताकत का सामना नहीं कर रहे थे। यहाँ कहानी का नियम ही बदल जाता है। अब तक वो खुले में थे, एक असुरक्षित जगह पर, लेकिन अब एक सुरक्षित जगह, एक बनी हुई इमारत भी उन्हें नहीं बचा पाई। कोई भी जगह सेफ नहीं थी। नहीं, उस जीव ने एक भौतिक बाधा को खिलौने की तरह तोड़ दिया। इसका मनोवैज्ञानिक असर यह होता है कि अब छिपने की कोई जगह नहीं बची, अब कहीं भी सुरक्षा नहीं है। लाचारी का एहसास कई गुना बढ़ जाता है और हिंसा का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, जो बताता है कि ये जीव सिर्फ मार नहीं रहा, वो तबाह कर रहा है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, कृष्णा, ऋषिकेश और रोहित। बस भागो और भागो। रात के 1:18 पर ऋषिकेश ने भागते हुए कृष्णा से कहा, कृष्णा, ये नॉर्मल जानवर नहीं, ये कुछ और है। उसे भी एहसास हो गया था। हाँ, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्हें पीछे से फिर वही 4 पैरों पर दौड़ने की तेज आवाज आई, बहुत तेज। कृष्णा बताता है उसकी रफ्तार इंसान से 10 गुना ज्यादा थी और वो पेड़ों पर 20-25 फीट ऊंची छलांग लगा सकता था। अविश्वसनीय। 4 सेकंड, बस 4 सेकंड लगे उसे ऋषिकेश तक पहुंचने में। उसने ऋषिकेश को उठाया और पूरी ताकत से सीधे एक पेड़ के तने पर पटक दिया। एक ही झटके में उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने की आवाज आई और सब खत्म। ये जो अप्राकृतिक क्षमताएं हैं, अविश्वसनीय गति, अविश्वसनीय छलांग, ये उन्हें पूरी तरह से अजेय बना देती हैं। ये किसी भी जाने पहचाने जानवर की क्षमताओं से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इससे बचने की कोई भी उम्मीद खत्म हो जाती है, जो कहानी को और भी ज्यादा निराशाजनक और डरावना बनाता है। अब ये बचने की लड़ाई नहीं रही, ये सिर्फ एक तरफा शिकार बन गया है। अब सवाल ये नहीं है कि हम बचेंगे या नहीं, सवाल ये है कि अगला कौन है। बिल्कुल। अब सिर्फ कृष्णा और रोहित बचे थे। वो भागते भागते एक सूखी नदी तक पहुंचे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद वो बच गए, शायद उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया। झूठी उम्मीद। हाँ, लेकिन तभी रात 3.03 पर उन्हें फिर वही घिसटने की आवाज सुनाई दी। रोहित ने कृष्णा की तरफ देखा और उसके आखिरी शब्द थे, कृष्णा, अगर वो मुझे ले जाए तो मत रुकना। ओह नहीं। अगले ही पल रोहित को किसी चीज ने अंधेरे में पीछे से घसीट लिया। कृष्णा आज भी लिखता है, मैंने उसके नाखूनों को जमीन पर निशान बनाते देखा, उसकी चीखें सुनी, लेकिन मैं भागता रहा। मैं उसके लिए रुक नहीं पाया। ये अपराध बोझ शायद शारीरिक जख्मों से भी ज्यादा गहरा होता है। निश्चित रूप से। यहाँ कहानी सिर्फ बाहरी डर से हटकर अंदरूनी मनोवैज्ञानिक आतंक तक पहुंच जाती है। एक दोस्त को मरता हुआ छोड़कर अपनी जान बचाने का निर्णय,
और उसके साथ पूरी जिंदगी जीने का अपराध बोध। ये जिंदा बचे इंसान के लिए एक अलग तरह का श्राप है। श्राप ही है। जख्म भर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस तरह की यादें और अपराध बोध जिंदगी भर आपका पीछा करते हैं। ये डर का सबसे गहरा और स्थायी रूप है जिससे कोई बच नहीं सकता। रोहित के बाद वो जीव कृष्णा के बिल्कुल पास आ गया और यहीं पर कृष्णा को उसका चेहरा पहली बार सबसे साफ और सबसे करीब से दिखा। आखिरकार। हाँ, उसकी त्वचा ग्रे हरे रंग की, सूखी और फटी हुई थी। आंखें पूरी तरह सफेद, बिना किसी पुतली के। मुंह के दोनों तरफ से 2 बड़े सींग जैसे दांत बाहर निकले हुए थे। बाप रे। और फिर कृष्णा को उसकी सांस से आती सड़ी हुई लाश जैसी बदबू महसूस हुई। ओह। और वो कृष्णा को देखकर एक अजीब सी आवाज भी निकाल रहा था, जैसे कोई अपनी जीभ से तालू पर क्लिक कर रहा हो। ये बहुत अजीब है। कृष्णा का कहना है कि वो उसे 1 सेकंड में मार सकता था, पर उसने नहीं मारा। वो बस उसे घूर रहा था, जैसे मैं भी उसका डिनर हूं। तभी दूर से फॉरेस्ट रेंजर्स की जीप की रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी देखते ही वो जीव पलक झपकते ही घने अंधेरे में गायब हो गया। अगर हम इन सभी विवरणों को एक साथ रखें तो ये साफ हो जाता है कि ये जीव किसी भी ज्ञात प्रजाति का नहीं है। ग्रे हरी त्वचा, बिना पुतली वाली आंखें, सींग जैसे दांत, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसे शिकारी की तस्वीर बनाते हैं जो हमारे प्राकृतिक संसार का हिस्सा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और ये संवेदी विवरण, बदबू, आवाज, ये एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा असली और भयानक बनाते हैं। वो ठक 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 की आवाज उसका एक सिग्नेचर बन जाता है, एक ऐसा साउंड ट्रिगर जो अब हमेशा कृष्णा के जहन में डर के साथ जुड़ा रहेगा। तो इस तरह कृष्णा बच तो गया, लेकिन जैसा वो खुद कहता है, मैं जिंदा तो बच गया पर अंदर से मर चुका हूं। आज भी रात में उसे महसूस होता है कि वो जीव उसे देख रहा है, कि वो सफेद आंखें उसे घूर रही हैं। ट्रॉमा उसका अंतिम बयान बहुत कुछ कहता है। मैं कृष्णा हूं और मैं अपने 4 दोस्त वापस नहीं ला सकता। और इसके साथ वो एक चेतावनी भी देता है, गिर नेशनल फॉरेस्ट सुरक्षित नहीं है। इस कहानी का मुख्य संदेश, जैसा कि कृष्णा खुद आखिर में बताता है, बहुत साफ है। गिर के जंगल में कोई भूत आत्मा नहीं है। कहानी के शब्दों में वहां एक शिकारी है। एक शिकारी, एक ऐसा शिकारी जो रात में शिकार करता है और शायद इंसानी डर को महसूस कर सकता है, उसे सूंघ सकता है। वो सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि इंसान की रूह का शिकार करता है। ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पे लाके छोड़ता है। कृष्णा को लगता है कि रेंजर्स की जीप की रोशनी ने उसे बचा लिया, लेकिन कहानी में ये भी कहा गया है कि वो जीव उसे बस घूर रहा था, उसने हमला नहीं किया। तो क्या हो अगर उसने कृष्णा को जानबूझकर जाने दिया हो? यही सबसे डरावना सवाल है। क्या ज्यादा भयानक है, एक ऐसा जानवर जो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करता है, या एक ऐसा शिकारी जो शायद खेल के लिए शिकार करता है और अपनी कहानी, अपना खौफ फैलाने के लिए एक गवाह को जानबूझकर जिंदा छोड़ देता है?